गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज चलिए फिर से मैं MTTP मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट के ऑनलाइन पोर्टल पर क्लास 9 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जान रहे थे, केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2, जो हमारे चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। तो उसमें बहुत सारे बात को हम सभी पढ़ चुके थे। पिछले क्लास में जहाँ तक हमें याद आ रहा है, हमारा टॉपिक था प्रभाजी स्रवण, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तक पढ़े थे। लेकिन क्या है, किसी कारणवश वीडियो अपलोड करते समय वो जो पीछे का आधा टॉपिक ही चढ़ पाया था, प्रभाजी स्रवण का पूरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैं फिर से प्रभाजी स्रवण विधि को एक बार डील कर देता हूँ। तो इस प्रभाजी स्रवण मेथड को पढ़ने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स का नाम लेना चाहूँगा जिन बच्चों ने अपनी मेहनत से काफ़ी अच्छे ढंग से होमवर्क बनाकर मुझे भेजा था। वे बच्चे हैं विश्वजीत कुमार 9B, विवेक कुमार 9A, हर्ष कुमार 9A, ग्रेसी आर्या 9A, आंचल कुमारी 9A, अनामिका कुमारी 9A, रामकुमार कुमार 9B, अंशु कुमारी 9C, काजल कुमारी 9C, आंचल कुमारी 9A, बादल कुमार 9A। आज जो है इन्हीं सभी बच्चों ने होमवर्क बनाकर भेजा था। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अपना होमवर्क बनाकर नहीं भेज रहे। वे सिर्फ ऑनलाइन क्लास अटेंड तो करते हैं लेकिन होमवर्क बनाकर सेंड नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आप होमवर्क भेजेंगे तो इससे आपको डबल बेनिफिट होगा। वीडियो देखने से बेनिफिट तो है ही, लेकिन आप अगर होमवर्क सर दे रहे हैं उसे कंप्लीट करते हैं तो उससे डबल बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे होमवर्क बनाकर नहीं भेजते हैं वे कल से होमवर्क बनाकर अच्छे ढंग से भेजेंगे। क्योंकि इतना तो याद रख लीजिए कि अभी कोरोना वायरस के लेके इंस्टीट्यूट खुलने वाला नहीं है, कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा। तो ऑनलाइन पर ही आपको घर पर मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो आगे जब आप क्लास 10th में जाएंगे, 9th तो किसी तरह से आप पास कर जाएंगे, लेकिन जब क्लास 10th में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो वो दिक्कत ना हो इसके लिए आपको घर में पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब डायरेक्ट ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए हम आपके डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। और हमारा टॉपिक है प्रभाजी स्रवण फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम लोगों ने श्रवण विधि में थोड़ा याद करेंगे, पढ़े थे कि श्रवण विधि जो है वैसे मिश्रणों को अलग करने के लिए यूज करते थे। श्रवण क्या था? एक विधि था जिसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता था और फिर उस वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में संघनित कर लिया जाता था, और इसी प्रोसेस को हम लोग श्रवण कहते थे। तो उसी पर आधारित है मेरा सेम प्रभाजी श्रवण विधि। तो जानेंगे प्रभाजी श्रवण विधि जो है वैसे विधि के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें, जैसा मैंने लिखा कि यह विधि 2 या अधिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि सर एक द्रव जो हो उसी द्रव में कोई दूसरा द्रव डिजॉल्व हो, मतलब घुला हुआ हो। जैसे उदाहरण स्वरूप जैसे दूध में पानी का मिश्रण, दूध भी लिक्विड है, मिल्क भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो कम से कम 2 द्रव का मिश्रण होना जरूरी है। उसके बाद देखेंगे और ख़ास बात है जिनके अवयवी द्रवों के क्वथनांक का अंतर, ये बहुत बड़ा मेन फैक्टर करता है। ये बहुत बड़ा, इस बात पर आप इस सेंटेंस पर ध्यान देंगे कि जिनके अवयवी द्रवों के क्वथनांक का अंतर बहुत कम, क्वथनांक का अंतर बहुत कम, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम। देखिए हमारा कहने का मतलब हुआ
कि सर जो भी लिक्विड मिलाएंगे, दो लिक्विड अगर डिजॉल्व एक में किए हैं, दोनों लिक्विड के क्वथनांक का अंतर जो है जब उसको माइनस करेंगे, अंतर निकालेंगे, या तो 10 डिग्री सेल्सियस हो या नहीं तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो। अगर ऐसा होता है तभी हम जो है प्रभाजी श्रवण फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे, अदरवाइज इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दैट इट। आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। जैसे इसलिए मैंने लिखा कि यह विधि 2 या अधिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में यूज किया जाता है। जिनके, ध्यान रहे यह सेंटेंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना जरूरी, जिन अवयवों के क्वथनांक का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस या नहीं तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तभी हम प्रभाजी श्रवण दैट मीन्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे। अदरवाइज उससे 10 डिग्री सेल्सियस से एबव होगा, ज़्यादा होगा, तो हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। चलिए, यूज करने का क्या अर्थ है, इसे एक उदाहरण से जानते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कोई मैथिल एल्कोहल है, एक मैथिल एल्कोहल को एसीटोन से, मैथिल एल्कोहल और एसीटोन दोनों डिजॉल्व है, 1 विलयन में मिला हुआ है। तो मैथिल एल्कोहल का क्वथनांक जो है 65 डिग्री सेल्सियस, इस बात को याद रखेंगे। इसका जो भी आपका क्वथनांक है कितना है, 65 डिग्री सेल्सियस। और एसीटोन जो है इसका क्वथनांक जो है, इसका क्वथनांक आपका 56 डिग्री है। इसका क्वथनांक कितना डिग्री है, 56 डिग्री सेल्सियस है। तो देखेंगे क्या इनका जो अंतर है 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस से कम है या नहीं। चलिए चेक करते हैं, आइए। तो हम निकालते हैं क्वथनांक का अंतर। चलिए, मैथिल एल्कोहल का क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस है और एसीटोन का क्वथनांक जो है 56 डिग्री सेल्सियस। दैट्स इट। इसे माइनस करते हैं। चलिए, माइनस होगा तो आपका क्या होगा, जब 65 में 56 को माइनस करेंगे तो आपका 9 आता है। तो कितना निकला, 9 डिग्री सेल्सियस। दोनों मिश्रणीय द्रवों के अवयवों का अंतर कितना आया, 9 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस। तो क्या देखिए ये आपके सेंटेंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मैंने लिखा कि यह विधि 2 या अधिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। चलिए, यह बात तो यहाँ तक सही है। फिर कहता है जिनके अवयवी द्रवों के क्वथनांक का अंतर बहुत कम 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो। तो देखिए, जब हम इस दोनों को माइनस की, कितना डिग्री सेल्सियस है, 9 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या आप बताइए इस मेथड का यूज हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट को पूरा कर रहा है, 9 डिग्री सेल्सियस है। अगर इस तरह का कंडीशन आपको मिले तब हम वैसे जगह उन दोनों अवयवों को पृथक करने के लिए, डेट मीन्स अलग करने के लिए, हम इस मेथड का यूज, प्रभाजी श्रवण विधि का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए दोनों को माइनस करते 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता, तब इस मेथड को डोंट बी यूज इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डोंट बी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दैट मीन्स प्रभाजी श्रवण विधि का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ओके, आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पृथक्करण कीप का उपयोग। चलिए, पृथक्कारी कीप का उपयोग, जिसका इंग्लिश होता है यूज ऑफ सेपरेशन या सेपरेटिंग फ्यूनल, यूज ऑफ सेपरेटिंग फ्यूनल, पृथक्कारी कीप का उपयोग। तो जानना है कि हाउ टू यूज ऑफ सेपरेटिंग है ना फ्यूनल।
तो इस मेथड का यूज जो पृथक्कारी कीप का उपयोग कैसे मिश्रणों के लिए किया जाता है, तो मैंने बताया कि सर इस विधि, यह सब जितना भी हम बता रहे हैं यह सब एक मेथड है, तरीका है ना। तो इस विधि का उपयोग दो या अधिक अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है। डेट मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि सर इस विधि के द्वारा वैसे मिश्रणों के अवयवों को अलग किया जाता है जो मिश्रण अमिश्रणीय द्रव हो, मतलब एक दूसरे द्रव में घुलता नहीं हो। अब सर वैसा कौन सा लिक्विड है जो कि घुलता नहीं हो? जैसे आप देखेंगे है ना, तेल और पानी, तेल और पानी कभी भी घुलता नहीं। आप देखेंगे पानी से हल्का तेल होता है और तेल हल्का होने के वजह से, तेल हल्का होने के कारण तेल पानी के ऊपर तैरते रहता है। तो वैसे मिश्रणीय द्रवों को इस मेथड के द्वारा अलग किया जाता है। इसलिए मैंने लिखा इस विधि का उपयोग दो या अधिक अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। जैसे तेल और जल को पृथक्कारी कीप की सहायता से पृथक किया जाता है, इस मेथड के सहायता से ही अलग किया जाता है। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा क्रोमैटोग्राफी। ये जो है हमारा लास्ट मेथड है, लास्ट विधि को देखेंगे। चलिए, क्रोमैटोग्राफी, जिसका इंग्लिश भी होता है क्रोमैटोग्राफी। तो कहता है क्रोमैटोग्राफी क्या है? यह एक तकनीक है। तो सबसे पहले जानेंगे क्रोमैटोग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है। कहता है क्रोमैटोग्राफी शब्द जो है दो ग्रीक शब्द से बना है। ग्रीक भाषा, एक होता है क्रोमा, क्रोमैटोग्राफी है ना। क्रोमैटोग्राफी दो ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, जिसका ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ होता है, क्रोमा का अर्थ होता है रंग, है ना। इसीलिए क्रोमा का अर्थ होता है रंग। इस वजह से इस तकनीक का नाम, या एक मेथड है, तकनीक है, इसलिए इस तकनीक का नाम पड़ा क्रोमैटोग्राफी। तो मैंने अब लिखा कि यह एक ऐसी तकनीक है, यह जो है एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मिश्रण के उन अवयवों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही विलायक में विलय होते हैं, जो एक ही बर्तन में घुले हुए होते हैं। विलायक का मतलब बर्तन, और जो चीज़ घुलाते हैं उस बर्तन में उसे विलय कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि सर किसी प्राकृतिक रंग में उपस्थित कोई भी अगर प्राकृतिक रंग है ना, नेचुरल कलर है, तो उसमें उपस्थित विभिन्न रंग, जितने भी रंग हैं वाले पदार्थों को एक विशेष तकनीक की सहायता से पृथक किया जाता है। डेट मीन्स अलग अलग किया जाता है। तो उसी तकनीक का नाम पड़ा क्रोमैटोग्राफी। और मैंने बताया क्रोमैटोग्राफी क्या है। क्रोमैटोग्राफी शब्द जो है एक ग्रीक भाषा है, क्रोमा है ना, उनसे मिलकर बना है, जिसका क्रोमा का अर्थ होता है रंग। डेट मीन्स इस तकनीक का उपयोग, इस तकनीक का इस्तेमाल वैसे प्राकृतिक रंग में उपस्थित जितने भी विभिन्न रंग होते हैं वाले पदार्थों को एक विशेष तकनीक की सहायता से पृथक किया जाता है। डेट मीन्स अलग अलग किया जाता है, उसे ही आपको क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है। तो आपको क्रोमैटोग्राफी समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपका जो है किसी
मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए 12-13 मेथड था, सारा मेथड आज हमारा खत्म हो गया। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, न्यू टॉपिक है। अब जानेंगे कि कुछ विशिष्ट मिश्रणों के अवयव को, कुछ स्पेशल टाइप का मिश्रण है, उसे किस तरह से अलग करेंगे, उनके अवयवों को किस प्रकार से अलग करेंगे, तो उसको जानते हैं। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। तो इसके बाद जो है कुछ विशिष्ट मिश्रण की, क्या टॉपिक पढ़ना है, कुछ विशिष्ट मिश्रणों के अवयवों को पृथक करना। चलिए जानेंगे किस तरह से हम कुछ स्पेशल टाइप का मिश्रण है, उनके जो भी अवयव हैं उसको किस प्रकार से अलग करेंगे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि बारूद के अवयवों को पृथक करना है, बारूद में जितने भी अवयव हैं, बारूद के अवयवों को पृथक करना, तो बारूद के अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बारूद किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आइए, बारूद जो है, सर्वप्रथम बारूद यह जो है सोरा, जिसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, सोरा का नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद सोरा रहता है, गंधक मिला हुआ रहता है जिसको सल्फर भी कहते हैं, और इसके साथ साथ चारकोल का भी मिश्रण, चारकोल मिला हुआ रहता है, चारकोल के चूर्ण का मिश्रण होता है। चलिए, तब अब हम जान गए कि सर बारूद किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हम बोलेंगे कि सर बारूद जो है, बारूद सोरा जिसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, गंधक, गंधक का दूसरा नाम सल्फर भी है, और साथ ही साथ चारकोल का चूर्ण का मिश्रण होता है। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, सोरा, गंधक और चारकोल, तो वो बारूद बन जाता है। अब कहा कि इस बारूद तो बन गया, तीनों मिश्रण को मिला तो दिया, अब इनके अवयवों को अलग करना है। तो इनके अवयवों को किस प्रकार से अलग करेंगे? तो इनके अवयवों को अलग करने के लिए क्या करेंगे, इन मिश्रण को जल के साथ अच्छी तरह से मिला देंगे। इन मिश्रण को जल में डाल देंगे, जल में डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे, जिससे सोरा, सोरा याद रखेंगे, सोरा जल में घुल जाता है। जब बारूद को जल में घुलाते हैं तो जल में काफ़ी आसानी से सोरा घुल जाता है, किंतु गंधक और चारकोल का चूर्ण जो है पानी में नहीं घुलता है। पानी में गंधक और चारकोल का चूर्ण नहीं घुलता है। अब इस तरह से विलयन को छानकर अलग कर लिया जाता है। अब आप क्या करें, विलयन को छानकर अलग कर लें। अब अलग करने के बाद जो भी क्षणित द्रव हो गया, जल में सोरा का विलयन, आप जान रहे जल में सोरा घुला हुआ है, और छानने के बाद जो अलग अवयव हुआ उसमें बचा हुआ है गंधक और चारकोल का चूर्ण। अब जो भी द्रव था, सोरा घुला हुआ द्रव जो था, उसे गर्म करते हैं। गर्म करके सारे पानी को गर्म करके उन द्रव का वाष्पन कर लेते हैं, और उसके बाद वाष्पन उन जल के सूख जाने के बाद जो भी बर्तन में बचता है, वैसे हमें सोरा का रवा प्राप्त हो जाता है। और साथ ही जो गंधक और चारकोल का विलय अवशेष में जो है कार्बन डाइसल्फाइड
डालकर गंधक को घुलाया जाता है। जब गंधक और चारकोल के चूर्ण में कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाते हैं तो उस कार्बन डाइसल्फाइड में गंधक घुल जाता है, जबकि चारकोल उस कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलता है। तो उससे उस छान कर अलग कर लिया जाता है चारकोल को। अब प्राप्त क्षणित द्रव का वाष्पन करके गंधक अवशेष के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम इस बारूद में जितने भी अवयव थे उन्हें अलग अलग मेथड, 2-3 मेथड जो है मिलाकर अलग कर लिए। तो हम इसे क्या कहें कि बारूद जो है सोरा, जिसे पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं, गंधक और चारकोल का चूर्ण का मिश्रण होता है बारूद। अब इसे अलग करने के लिए हम इस बारूद को पानी में घुला देते हैं। पानी में जब बारूद को घुलाते हैं तो पानी में सोरा, जल में सोरा तो घुल जाता है, किंतु चारकोल और गंधक नहीं घुलता है। अब चारकोल और गंधक को छानकर अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद जो मेरा घुलित सोरा द्रव में था, जल में जो भी सोरा घुला हुआ है, उस जल को गर्म करते हैं। धीरे धीरे उनका वाष्पन करने के बावजूद हमें बर्तन में सोरा रवे के रूप में प्राप्त होता है। अब रवे के रूप में सोरा तो अलग हो गया, अब बच गया मेरा गंधक और चारकोल। और गंधक और चारकोल इन दोनों को जब कार्बन डाइसल्फाइड है ना में कार्बन डाइसल्फाइड में जब घुलाते हैं, किस में घुलाते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड में जब इन दोनों को घुलाते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड में आपका गंधक तो घुल जाता है लेकिन चारकोल नहीं घुलता है। अब इसे घुलाने के बाद चारकोल को उसी तरह छान कर अलग कर लिया जाता है। फिर जो भी कार्बन डाइसल्फाइड में गंधक घुला हुआ द्रव जो बच गया, उस द्रव का पुनः वाष्पन कर, फिर से वाष्पन करके उससे गंधक को प्राप्त कर लिया जाता है। गंधक मिलने के बाद चारकोल को छान कर सुखा लिया जाता है। इस तरह से सोरा भी अलग हो गया बारूद से, चारकोल भी अलग हो गया बारूद से, और गंधक भी अलग हो गया बारूद से। तो इन सभी मेथडों को अपनाकर, विधि को अपनाकर हम किसी विशेष विशिष्ट मिश्रण के अवयव को आसानी से पृथक कर सकते हैं। काफ़ी आसान था, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से जो है एक और अगर पूछ दिया जाए कि साधारण नमक और बालू के मिश्रण के अवयवों को आप किस प्रकार पृथक करेंगे, चलिए जानते हैं। चलिए अब जानेंगे कि साधारण नमक और बालू के मिश्रण के अवयवों को हम सभी किस प्रकार अलग करेंगे। तो चलिए इसे एक क्रियाविधि रूपरेखा के द्वारा डायग्राम के जरिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी मिश्रण है ना, तो साधारण नमक और बालू के मिश्रण के अवयवों को पृथक करना है। तो इसे एक डायग्राम के थ्रू जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी मिश्रण है हमारा क्या? साधारण नमक और बालू। मिश्रण क्या है हमारा? साधारण नमक है और प्लस क्या मिला हुआ है? बालू मिला हुआ है। ये मेरा मिश्रण है, ठीक है। अगर इसको मिला देते हैं जल में मिलाने के बाद इसको जल को छानते हैं। जल को क्या करते हैं? छानते हैं। जल छानने के बाद ये बट जाता है 2 भाग में। एक
आपका क्षनित द्रव हो गया, क्षनित द्रव, और एक क्षनित द्रव में आपका साधारण नमक जो है, साधारण नमक अलग हो गया, और दूसरा जो है अवशेष बच गया, अवशेष के रूप में बालू, अवशेष के रूप में आपका बच गया बालू। फिर इस साधारण नमक जो है ये आपका पानी में घुला हुआ है, तो इसका वाष्पन कर देते हैं। जब इसका वाष्पन करते हैं तो हमको फिर से जल उड़ जाता है और साधारण नमक प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इस डायग्राम से आप क्या समझें, इस डायग्राम से समझें कि जब मिश्रण को, मिश्रण क्या था हमारा, साधारण नमक प्लस बालू, जब इनको जल में घुलाते हैं तो साधारण नमक तो जल में घुल जाता है, किंतु उस जल में बालू नहीं घुलता है। तो अब जो है उस जल को अलग कर, छान कर अलग कर लेते हैं। छानने के बाद नमक घुला हुआ जो क्षनित द्रव था वो अलग हो गया और बालू अवशेष के रूप में अलग हो गया। जो जल मेरा वैसा जल जिसमें नमक घुला हुआ था, जब उसका वाष्पन कर दिए तो जल जो है भाप बनकर वाष्प उड़ जाता है और हमें साधारण नमक प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम कुछ मिश्रण को इस तरह से अलग कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको और पूछ दिया जाए कि वायु के अवयवों को आप किस प्रकार से पृथक करेंगे, अगर इसे मिटाते हैं कि वायु के चलिए उसके पहले हम जानते हैं कि बालू और आयोडीन के मिश्रण से अवयवों को पृथक किस प्रकार से करेंगे। तो इसे भी मैं एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूं, क्योंकि डायग्राम के द्वारा जानने से काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर बालू और आयोडीन है तो यह हमारा मिश्रण कहलाता है। मिश्रण लिख लेते हैं, मिश्रण के जगह बालू और प्लस मिला हुआ है आयोडीन, है ना। तो जब इन्हें अलग करेंगे तो क्या होगा, ये इस ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, इस क्या होगा, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा आयोडीन का, और ये दो भाग में बट जाएगा। दो भाग में बटने के बाद कौन कौन सा, एक ऊर्ध्वपात होगा। ऊर्ध्वपात के रूप में क्या होगा, आयोडीन का ऊर्ध्वपात, जिस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है उसे ऊर्ध्वपात कहते हैं। आयोडीन ऊर्ध्वपात हो गया और अवशेष के रूप में मेरा बच जाएगा, क्या बचेगा, अवशेष के रूप में बालू बच जाएगा। देखिए कहने का अर्थ हुआ, इस क्रियाविधि की रूपरेखा के द्वारा मेरा मतलब हुआ कि जब बालू और आयोडीन के मिश्रण को एक पोर्सनील या कांच के बेसिन में लेकर धीमी लौ में गर्म करते हैं तो आयोडीन ऊर्ध्वपातित होकर ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के साथ इसे संघनित कर कर पुनः आयोडीन प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से देखें, अब इसे संघनित करने के बाद हमारा आयोडीन प्राप्त हो जाता है और उसका अवशेष जो है बालू बचता है। तो ये एक डायग्राम है, जैसे बालू और आयोडीन के मिश्रण से अवयवों को पृथक करना होगा तो मिश्रण हो गया हमारा बालू आयोडीन, इसका ऊर्ध्वपातन होगा। जिस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है उसे ऊर्ध्वपात कहते हैं। तो यहाँ पर आयोडीन का ऊर्ध्वपातन हो रहा है तो आयोडीन ऊर्ध्वपात कहलाता है। तो ये ऊर्ध्वपात में आयोडीन हो गया और अवशेष के रूप में हमारा बालू बच गया। इस तरह से हम देखें कि कुछ विशिष्ट मिश्रण के अवयवों को अलग अलग विधियों के द्वारा कुछ स्पेशल केसेस से हम उसे अलग कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। कल जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का होमवर्क लिखेंगे। आज का होमवर्क में
चलिए, आज का होमवर्क है केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना है, रिक्त स्थान बनाना है तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना है। और यह जो है खुद से आपको ढूंढकर बनाना है। हम क्लास 9 में भारती भवन बुक से पढ़ाते हैं। भारती भवन बुक में से आपका पेज नंबर है पेज नंबर 38 और 39 में जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान है तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्न को खुद से ढूंढकर या जितना भी वीडियो पढ़ाएं उस वीडियो से भी आप लिख सकते हैं, बनाकर अगर हो सके तो आज ही या नहीं तो कल 7 बजे के पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। अगर यहाँ तक में कहीं पर भी किसी भी बच्चों को दिक्कत अगर होता है तो वे अपना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें एक अलग एनर्जी मिलेगा और पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। आपके एक लाइक से हम लोगों का उत्साह बढ़ता है और ही अच्छा वीडियो बनेगा। आप इसे शेयर और सब्सक्राइब जो है अपने फैमिली, अपने दोस्त, किसी को भी सबको करवाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, जब एक YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर होता है तो हम आपको लाइव क्लास कंडक्ट करा सकते हैं। लाइव क्लास कहने का अर्थ है कि आप जैसे क्लास में बैठे होते हैं, सर ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो उसी तरह से आप भी अपने घर पर रहेंगे और हम लोग यहाँ से ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवाएंगे। तो उसमें क्या फैसिलिटी है, आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट तुरंत, अगर कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और तुरंत आप अपना प्रॉब्लम भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइबर को ज़रूर बढ़ाएं, है ना। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, थैंक यू।